हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे राजस्थानी और सिंधी लिटरेचर। बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं, सो इसको कंप्लीट कर लो। उसी के साथ आपका जो ये वेस्टर्न इंडिया का लिटरेचर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद द राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थानी लिटरेचर में पहला जो नाम आएगा दैट इज़ अ फीमेल कंट्रीब्यूटर और उनका नाम है मीराबाई। मीराबाई ने जो अपने लिटरेचर या पोइम्स स्पेसिफिकली जो इनकी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ पोइम्स, तो इनकी ब्रज डायलेक्ट में हुआ करती थी। इसके बाद आप चंद बरदई के बारे में पढ़ते हो। पृथ्वीराज रसो, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसके ऊपर वीडियो भी है अंडर द भारत एक खोज, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो चंद बरदई ने लिखी बुक दैट इज पृथ्वीराज रसो। जो चंद बरदई हुआ करते थे ये पृथ्वीराज जी के ना सिर्फ पीएम थे बट ऑल्सो द कोर्ट पोएट। इस बुक में ये बताते हैं कि किस तरह से पृथ्वीराज रसो में बताते हैं कि किस तरह से पृथ्वीराज ने बैटल्स जीती, हार के भी वो कैसे जीत गए। ऑल्दो जो कोर्ट पोइट्स होते हैं ना वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे किंग जो है वो कभी हारे नहीं, और अगर हार भी जाते हैं तो बताते हैं कि किस तरह से वो जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। आफ्टर दैट जितना भी मेडिवल राजस्थानी लिटरेचर देखने को मिलेगा दैट इज डोमिनेटेड बाय टू डायलेक्ट्स। वो कौन कौन से डायलेक्ट्स हैं? तो दिंगल एंड पिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिंगल एंड पिंगल। जो दिंगल एंड पिंगल है, दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। एक तो ये क्या चीज़ें हैं, तो ये डायलेक्ट्स हैं, किस लैंग्वेज के हैं, राजस्थानी लैंग्वेज के हैं, या फिर दिंगल पिंगल दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से लिटरेचर से एसोसिएटेड है। सो यू शुड बी अवेयर दैट इट इज़ रिलेटेड टू द राजस्थानी लिटरेचर। उसके बाद बहुत ही फेमस टेक्स्ट आता है जिसका नाम है धोला मारू। धोला मारू जो है अगेन सेम वे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा कि कौन से लिटरेचर से एसोसिएटेड है, तो यू हैव टू पिक दैट इज द धोला मारू। बार्डिक पोएम्स आती हैं। बार्डिक पोएम्स को और बोल सकते हैं वीर काव्यास। काव्य मतलब स्टोरीज, वीर मतलब जो बहुत ब्रेव हो, जो वेलर वाला पर्सन हो। तो इसमें राजपूत की बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज आ जाती हैं, पुरानी पुरानी स्टोरीज आती हैं। अगर आप आज भी देखो तो राजस्थान में आपको कुछ एक फैमिलीज ऐसी देखने को मिलेंगी विच आर कैरिंग द सेम ट्रेडिशन जैसे उनके पूर्वज किया करते थे, मतलब किंग्स के फॉर्म में, रॉयल स्टैंडर्ड में वो लोग रहते हैं। तो वो बार्डिक पोइम्स मतलब कितने स्ट्रांग थे वो लोग, कितने करेजियस थे, वो सारी यहाँ पे पोइम्स बताई जाती हैं राजपूत को लेके, तो उनको बोल दिया जाता है वीर काव्यास। और ये जितने भी वीर काव्यास है ना, ये पोएम्स आपको लिखी हुई कम ही मिलेंगी। इसको आज भी ओरली स्प्रेड करा जाता है, गा के कर दिया, सुना के कर दिया, सो वट एवर द वे। तो इसको आज भी वैसे ही पास ऑन करा जाता है, बस लिखी इतनी तक गई है कि कभी भूले ना इन चीज़ों को। आफ्टर दैट सिंधी लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपका ये वाला एरिया है, ये आ गया आपका राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। अब सिंध, अब हम मॉडर्न लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, अभी 1947 से पहले की चीज़ें पढ़ रही हैं, दैट इज 17th 18th 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो जो सिंध है आज तो ये पाकिस्तान का पार्ट है, बट उस टाइम किसका होता था? दैट इज इंडिया का। तो यहाँ पे हमें सिंधी लिटरेचर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिंधी लिटरेचर की पढ़ें तो सिंध का लिटरेचर है ऑब्वियसली, और कहाँ पे इसका बॉर्डर कनेक्टेड है? तो गुजरात और राजस्थान के साथ। ये जो ये वाला एरिया है दैट इज गुजरात, तो गुजरात के साथ एसोसिएटेड है सिंध का बॉर्डर यहाँ पे। तो मतलब अगर बॉर्डर में राजस्थान पड़ रहा है और गुजरात पड़ रहा है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो आपका सिंधी लिटरेचर देखने को मिलेगा दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय राजस्थानी एंड द गुजराती लिटरेचर, या लैंग्वेजेस भी बोल सकते हो आप। और साथ में अगर देखें तो ये देखो इस तरह से था ये, और इस तरफ आ जाती हैं इस्लामिक कंट्रीज़। तो जब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो जो सिंध है ये एक तरह से एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांजिशन बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक कंट्रीज़। तो ये कहीं ना कहीं इस्लाम के इन्फ्लुएंस में भी है, तो आपको सिंधी लिटरेचर में थोड़ा सा टेंच इस्लामिज़म का भी देखने को मिलता है। और अगर इसका स्टाइल देखोगे ना आप सिंधी लिटरेचर का, तो लिरिकल फॉर्म में होता है, ऐसे लगता है कि ये पढ़ते पढ़ते भी आप गाने लग जाओगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और यस, जब ये सिंधी लिटरेचर डेवलप हुआ, इमर्ज होके आया, तो उस टाइम सूफीज़म अपनी पेस पे था। तो मैंने आपको गुजराती का बताया था, गुजराती जब लिटरेचर इमर्ज होके आया तो भक्तिज़म अपनी पेस पे था। बट अगर सिंधी की बात करें तो सूफीज़म अपनी पेस पे था। तो एस से याद रख लेना इसको, ठीक है। एस फॉर सिंधी, एस फॉर सूफीज़म। लिरिकल पोइट्री है, मतलब किस लिए बनाई गई है? गाने के लिए बनाई गई है। तो मेंट टू संग, मतलब इनका जो मेन पर्पस था दैट वाज टू संग। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ जाते हैं यहाँ पे जिनका नाम था शाह अब्दुल लतीफ़। जो शाह अब्दुल लतीफ़ थे ये सिंधी सूफी मिस्टिक और पोएट थे।
तो मतलब इनका जो मेन थीम था दैट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सूफीज़म। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सूफीज़म उस टाइम पे अपनी पेस पे था, तो उसी वजह से इनके जो पोएम्स और देखने को मिलेंगे आपको शाह अब्दुल लतीफ़ के, वो भी किसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे, दैट इज़ ऑन द सूफीज़म। शाह अब्दुल लतीफ़ के एक डिसाइपल हुआ करते थे जिनका नाम था, डिसाइपल मतलब शिष्य, शाह जो रिसालो। शाह जो रिसालो जो है ही इज़ द डिसाइपल ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। तो जितनी भी पोएम्स थी, बिकॉज शाह अब्दुल लतीफ़ ने इस पर्पज़ से नहीं लिखी थी कि मेरी पोएम्स को कलेक्ट करके रख लिया जाए, बट बाद में जो इनके डिसाइपल थे शाह जो रिसालो, इनको लगा कि नहीं इनकी पोएम्स जो हैं इतनी पॉपुलर हैं, सारी तरफ गाई जाती हैं, तो मुझे ये सारी कंपाइल करके रखनी चाहिए। तो शाह जो रिसालो जो थे उन्होंने इनकी सारी पोएम्स को कंपाइल करके रख लिया। फिर इसके बाद दो इंपॉर्टेंट और नेम आ जाते हैं सिंधी लिटरेचर के अंदर 18 टू 19 सेंचुरी के आसपास, जिसको बोला जाता है, इनको नोट कर लो, दीवान कौरोमल एंड मिर्ज़ा कलिच बेग। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स विच आर एसोसिएटेड टू द सिंधी लिटरेचर अगेन। तो इसमें भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से बनेगा कि ये जो दो नाम हैं ये कौन से लिटरेचर से एसोसिएटेड है, तो सिंधी लिटरेचर से एसोसिएटेड है। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है सिंधी लिटरेचर और राजस्थानी लिटरेचर। अब जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी ऑन द कश्मीरी लिटरेचर। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।